नमस्कार। पुनः आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ वह ऊपर में इंडियन फॉरेन ट्रेड वैल्यू कंपोजिशन एंड डायरेक्शन, लेकिन चूँकि टेक्निकलिटी का अभाव के चलते कंपोजिशन का स्पेलिंग गलत हो गया है, इसलिए उसको सुधार कर आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे भी। तो भारत का विदेशी व्यापार की संरचना पर हम चर्चा कर रहे थे और दिशा, संरचना समाप्त हुआ। दिशा का अंतिम पार्ट जो है वह निर्यात, डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट, आयात हो चुका, डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट की चर्चा हम करेंगे। लगभग यह समाप्ति की ओर इस चैप्टर को हम लोग बढ़ रहे हैं और इसमें और आज यह चैप्टर प्रायः समाप्त हो जाने की संभावना है। छात्रों, तो हम निर्यात की दिशा के बारे में बताने से पूर्व एक बात की और जानकारी देना चाहूँगा कि जो भी सारणी स्क्रीन पर आएगा वो सारणी आयात की दिशा और निर्यात की दिशा दोनों से रिलेटेड है। इसलिए कल के क्लास में हमने जो बताया उसको स्क्रीन पर न दिखा के आज मैं उसको स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहा हूँ कि वह डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट और डायरेक्शन ऑफ इंपोर्ट यह दोनों से रिलेटेड है। इसलिए अब निर्यातों की दिशा के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आयातों की दिशा को भी ध्यान में रखते हुए इस सारणी से तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप ध्यान से सारणी का अवलोकन करते हुए दोनों पक्ष को आप दिमाग में रखते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। भारत के निर्यातों का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक सहयोग, विकास संगठन संगठन के देशों को जाता है। आर्थिक सहयोग विकास संगठन का भारत के निर्यातों में हिस्सा 1960-61 में 66.1% था, 2016-17 में 37.9% था। इनमें से आधे से थोड़ा कम निर्यात यूरोपीय संघ के देशों को किए गए। तेल निर्यातक देशों के संगठन को 1960-61 में 4.1% निर्यात भेजे गए, जो 16-17 में बढ़कर 16.4% हो गए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि पूर्वी यूरोपीय देशों तथा विशेष तौर पर भूतपूर्व सोवियत संघ को निर्यातों में हुई। उदाहरण के लिए कुछ निर्यात में पूर्वी यूरोप का हिस्सा 1960-61 में मात्र
7.0% था। 1980-81 तक बढ़ते बढ़ते यह 22.1% तक पहुंच गया। पिछले कुछ वर्षों में समाजवादी देशों में हो रही उथल पुथल के कारण तथा सोवियत संघ के विघटन के कारण पूर्वी यूरोप को किए जाने वाले निर्यातों में भारी कमी हुई है। 2016-17 में पूर्वी यूरोप का भारत के निर्यातों में हिस्सा मात्र 1.0% रह गया। 2016-17 में अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का भारत की निर्यातक आय में हिस्सा 40% से अधिक हो गया है। इसी वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण एशिया के देश हैं। वस्तुतः 2016-17 में एशियाई देशों का भारत की निर्यात आय में हिस्सा 32.0% था। भारत के निर्यातों का देश अनुसार विवरणी इस प्रकार है, जो तालिका से आपको स्पष्ट होगा। छात्रों, 1950-91 में योजना प्रक्रिया की शुरू होने से पहले भारत की कुल निर्यात आय में इंग्लैंड का हिस्सा 23.3% था। 1970-71 में यह गिरकर 11.1% और 2016-17 में मात्र 3.1% रह गया। 1950-51 तथा 1960-61 में दूसरा स्थान अमेरिका का था, जिसका हिस्सा इन वर्षों में क्रमशः 19.3% तथा 16.0% था। इससे यह सिद्ध होता है कि 1950-51 तथा 1960-61 में भारत अपनी निर्यात आय में क्रमशः 42.6% तथा 43% के लिए इंग्लैंड और अमेरिका पर निर्भर था। अन्य पूंजीवादी देशों और समाजवादी देशों के साथ व्यापारिक अविकसित रहने के कारण उनका निर्यात आय में योगदान बहुत कम था। परंतु 1960-61 के बाद इन अन्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का तेजी से विकास हुआ। उदाहरण के लिए, जहां भूतपूर्व सोवियत संघ ने 1950-51 में भारत से कुल 11 करोड़ रुपये का माल खरीदा था, वहां उसने 1970-71 में 210 करोड़ रुपये था। 1985-86 में 2006 करोड़ रुपये का माल खरीदा। वस्तुतः 1985-86 में उसका भारत की निर्यात आय में प्रथम स्थान था। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान क्रमशः अमेरिका, जापान, इंग्लैंड तथा पश्चिमी जर्मनी का था। इसके बाद स्थिति में फिर परिवर्तन हुआ और 1986-87, 1987-88, 1988-89 तक तथा 1989-90 में प्रथम स्थान अमेरिका का था। इन सभी वर्षों में दूसरा स्थान सोवियत संघ तथा तीसरा स्थान जापान का था। 1990-91 में भारत की निर्यात आय में सोवियत संघ का स्थान प्रथम था। हिस्सा 16.1%, अमेरिका का स्थान दूसरा, हिस्सा 14.7%, तथा जापान का स्थान तीसरा, हिस्सा 9.3%। सोवियत संघ का विघटन होने के
होने से इसके बाद निर्यात दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसा कि सारणी से स्पष्ट है। 2015-16 में भारत के निर्यातों में रूस का हिस्सा मात्र 0.6% था। 2016-17 में निर्यातों में अमेरिका का हिस्सा 15.3% था और उसका प्रथम स्थान था। दूसरा स्थान यूएई का था जिसका हिस्सा 11.3% था। हांगकांग का स्थान तीसरा हिस्सा 5.1%। चीन का स्थान चौथा, हिस्सा 3.7%। सिंगापुर का पांचवा, हिस्सा 3.5%। इंग्लैंड का स्थान छठा, हिस्सा 3.1%। जर्मनी का स्थान सातवां, हिस्सा 2.6%। बांग्लादेश का स्थान आठवां, हिस्सा 2.4%। बेल्जियम का स्थान नौवां, हिस्सा 2.0% था। नेपाल का स्थान 10वां हिस्सा 1.9% था। छात्रों, यह कक्षा समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो भारत की विदेशी व्यापार के बारे में जो भी डायरेक्शन आपको बताया गया, तुलनात्मक अध्ययन आयात और निर्यात को सारणी के माध्यम से आप विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे जिसे बताया गया। लेकिन निष्कर्ष के रूप में और उपरोक्त चर्चा से यह बातें स्पष्ट हो गई कि यह आयात और निर्यात की स्थिति अस्थायी नहीं है। समय के अनुसार, स्थिति परिस्थिति के अनुसार बढ़ती और घटती है। लेकिन यह आंकड़ा, यह डाटा, यह सारणी 2016-17 का है। इसमें स्रोत भी दिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमिक्स 2016-17, पब्लिश्ड बाय मुंबई। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हम डाटा निकालेंगे तो इससे अंतर मिलेगा। कारण यह है कि वर्तमान सरकार के विदेशी व्यापार के बारे में बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रयास किए गए हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण परिलक्षित हो रहा है। लेकिन उस उदाहरण को मैं क्लास के दृष्टिकोण से आपको मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो भी परसेंटेज घटा और बढ़ा उसकी जानकारी डेली न्यूज़पेपर, कुछ जर्नल्स या मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है। अगर आप भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो कुछ आपको भी जानकारी हुई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। और अभी भी सरकार का यह प्रयास चल रहा है और बहुत सारे सुझावें आ रही है, डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि ये जो आयात और निर्यात के कौन सा बिंदु, किस की आयात और निर्यात किस मात्रा में, किस रूप में, कैसे, कब और क्यों किया जाए, ताकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो
और हमारी आवश्यक आवश्यकताएं पूर्ति हो। वैसे यह संकट काल की स्थिति में अभी चाइना के साथ सभी देश उसके विरोध में खड़े हैं और यह एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस विपदा काल से उबरने के बाद भारत की जो स्थिति होगी वह व्यापारिक दृष्टिकोण से सुनहला अवसर होगा और निश्चित है कि वह जब सुनहला अवसर प्राप्त होंगे तो उसका लाभ देश को ही नहीं बल्कि देश में रहने वाले सभी नागरिक, प्रबुद्ध लोग, श्रमिक वर्ग, टेक्निकल एक्सपर्ट, भिन्न भिन्न विद्वान, अन्य लोगों को उसका लाभ मिलेगा और मेरा देश खुशहाल होगा, आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ेगी। इसलिए यह विदेशी व्यापार की सकारात्मक सोच के साथ इस क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूँ और पूर्ण आशा और विश्वास के साथ कि आप इस क्लास से लाभान्वित जरूर हुए होंगे और पुनः आप अपने आवश्यक जो उपयोगी है, जो चीज़ें इसमें जो चर्चा की गई है, अपने आवश्यकता अनुकूल अपनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।